हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वेटरनरी फार्मासिस्ट का एक पेपर जो JKSSB ने कंडक्ट किया है वेरी रिसेंटली इन दिस ईयर। ठीक है, तो डेट मीन्स कि ये वो पेपर है जो रिसेंटली कंडक्ट किया गया है, और इस पेपर से हमें क्या मालूम होगा कि JKSSB अब किस लेवल से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये उसी स्टूडेंट को समझ आएगा जो वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड देखेगा। ठीक है, और इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप यहीं से एक्सपेक्ट करोगे कि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उनकी लेवल क्या होगी। तो उस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग देखें टिल द एंड। एंड ये सब करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और उसके बाद क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो कमेंट में वीडियो कैसा लगा वो भी आपको बताना है। और इम्पॉर्टेंट थिंग, पीडीएफ के लिए आपको हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों से हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास विदाउट फर्दर डिले। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं रिगार्डिंग द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। किसके बारे में? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या? बेसिकली सपोज यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, सपोज हमारे पास एक लैंड का एक टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड है हमारे पास। अब हमें वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करनी है। ऑलरेडी वहाँ पे कुछ प्लांट्स भी होगी, कुछ वेजिटेशन होगी वहाँ पे। तो पहले हम वो कट करेंगे। क्या करेंगे? हम उस चीज़ को कट करेंगे। कट करने के बाद हम उस चीज़ को क्या क्या करेंगे? उसको हम उसको आग लगा देंगे। ठीक है, वही बर्न इट, जो भी वहाँ पे होगा हम उसको जलाएंगे। जलाने के बाद क्या होगा? वो लैंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो वहाँ पे एशेस वगैरह है वो भी हम क्या वहीं पे रखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके ये करने के बाद हम उस ज़मीन को थोड़े टाइम के लिए क्या ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिगेन करने के लिए। किस चीज़ के लिए? रिगेन करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस कल्टीवेशन को हम कहते हैं क्या? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, और वो लैंड फॉर 3 और 4 ईयर्स, 3 और 4 ईयर्स तक क्या ऐसे ही बैरन लैंड छोड़ी जाती है। दी आफ्टर गेटिंग द मेकिंग द इट फर्टाइल अगेन। तो फिर उसमें क्या होता है, हम इसमें कोई पौधा लगा देते हैं या कुछ कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गैप इसमें ज़रूरी है। ठीक है, और जो भी पीजेंट इसके साथ या जो भी ज़मींदार इसके साथ एसोसिएटेड है, वो फिर अपनी कल्टीवेशन नेक्स्ट प्लॉट पे शिफ्ट कर देता है, किसी और जगह पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द आइडिया व्हाट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे इसके बारे में पॉइंट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ये सही है, क्योंकि हम इसमें अगर वहां पे कोई वेजिटेशन होगी उसको पहले कट कर देते हैं। ठीक है ना, देन उसको बर्न कर देते हैं। तो दिस इसी के बेस पे उसको क्या स्लैश एंड बर्न ये एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन इंडिया इट इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इंडिया में जो हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स है, सपोज नागालैंड है, मणिपुर है, असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन स्टेट्स में इसको मेजरली परफॉर्म किया जाता है। दैट मीन्स कि ये जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे इनको प्रैक्टिस किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्या है, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इट इज आल्सो नोन एज जुम कल्टीवेशन। ये भी सही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको जुमिंग भी कहते हैं, जुम कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्या है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट डन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया। ये कहता है कि ये जो जुम कल्टीवेशन है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो, इसको नहीं किया जाता है हिंदुस्तान के बगैर कहीं भी। नहीं, ये गलत है। इसको वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में परफॉर्म किया जाता है। अमेरिका में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो स्टेटमेंट फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग है रिगार्डिंग द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें देखना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट भी करेक्ट था, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, समझ आया? चलते हैं आगे नेक्स्ट पे।
तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन रिवर नोन एज द दक्षिण गंगा। इंडिया का वह कौन सा रिवर है जिसको दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा का मतलब क्या है, साउथ की गंगा, द गंगा ऑफ साउथ, द गंगा ऑफ साउथ। किसको कहा जाता है, पता है किसी को? तो ये कहा जाता है किस रिवर को, गोदावरी रिवर को, ठीक है। एंड दिस गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। और इसकी जो लेंथ है, दिस इज अराउंड 1465 किलोमीटर्स, लेंथ याद रख लेना, ठीक है। और निकलती ये कहाँ से है, ये निकलती है किस स्टेट से, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक क्या डिस्ट्रिक्ट, नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है, कौन, गोदावरी रिवर। और सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला कौन है, दैट इज द कृष्णा रिवर। कौन सा है, कृष्णा रिवर। नर्मदा, नर्मदा रिवर कहां से निकलता है, अमरकंटक से। कहां से, अमरकंटक से। कावेरी रिवर पे एक फेमस डैम है, तमिलनाडु में लोकेटेड है, कोई बता सकता है कौन सा डैम है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन इंक्लूड। इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन कौन से स्टेटमेंट्स है, जो हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमने लाए हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। कहाँ से लाए हमने, यूएसएसआर से हमने लाए हैं, और फिर वहां से लाने के बाद हमने इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, ठीक है। लेकिन किस पार्ट के अंदर, पार्ट 4A, पार्ट 4A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे किस चीज का जिक्र किया गया है, दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमने कहां से लाए हैं, यूएसएसआर से। और किस आर्टिकल में ये लिखे गए हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इनको लिखा गया है आर्टिकल 51A में। लेकिन ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे पास कितने हैं ये, तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। कितने हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एट दैट टाइम दे वर ओनली 10। जब पहले इंट्रोड्यूस किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को, उस टाइम हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे, 10 ड्यूटीज थे। अब क्वेश्चन है कब इसको क्या किया गया, इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था जब हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या किया था, चेंज लाई थी हमने किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नंबर था, डेट इज द 42nd, जो कब हुआ था, 1976 में। क्वेश्चन आ सकता है इससे, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि नोट्स बना के रख लेना है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा किसके रिकमेंडेशन पे, तो एक कमेटी थी, दैट वाज द सवान सिंह कमेटी। उसकी रिकमेंडेशन पे हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड किए हैं किसमें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब क्वेश्चन आएगा कि 11th वन जो थी उसको हमने कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसको हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसके लिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, डेट इन द ईयर 2002। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो कब हुआ था, 2002 में। और इसके जरिए हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। समझ आया, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग इवेंट्स विद देयर ईयर्स। अब हमारे पास कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, अब हमें उनको क्या करना है, मैच करना है, कौन सा इवेंट कब हुआ था। तो फर्स्ट क्या है, सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सेकंड क्या है, जिलियन वाला बाग मैसेकर, देन क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड देन साइमन कमीशन अराइवल इन इंडिया। तो इनको हम एक एक करके पहले देखेंगे। सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, बेसिकली हुआ क्या था, ये जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने यहाँ पे क्या, साल्ट पे भी टैक्स लगाया था। तो गांधी जी ने उसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाई थी, जिसको हम साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, ये इसी का पार्ट है। साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं या डांडी मार्च भी कहते हैं। और ये किसके लिए थी, कि जो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे क्या, साल्ट पे भी टैक्स लगाया, उस चीज को क्या, अपोजिशन में ये मूवमेंट उसने स्टार्ट की थी। तो कब की थी, 1930 में। डेट मीन्स के ऑप्शन नंबर 1 का आंसर होगा थर्ड। लेकिन ये जो ये साल्ट मार्च था,
ये 24 डेज का मार्च था, 24 डेज का मार्च था जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था फ्रॉम द 12 अप्रैल, सॉरी 12 मार्च, 12 मार्च टू 6 अप्रैल। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक? साबरमती आश्रम से दांडी तक। ठीक है, ये क्लियर हुआ। लेकिन अब वहां पे दो क्वेश्चन एग्जाम में निकाले गए थे इससे पहले, जो पिछले वाले एग्जाम थे तो उनमें ये क्वेश्चन निकाला था। एक क्वेश्चन निकाला था कि उसमें जो वुमेन थी वो कौन थी, ये एक क्वेश्चन निकाला गया था इससे। और एक क्वेश्चन निकाला गया था कि जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया था ड्यूरिंग दिस साल्ट सत्याग्रह, तो किस बंदे ने फिर ये मूवमेंट आगे चलाई। तो ये दो क्वेश्चन वहां से निकाले गए थे। तो गांधी जी के साथ जो 78 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग गांधी जी, देन बिकम 79, एक लेडी थी, डेट वाज सरोजनी नायडू। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया सरोजनी नायडू। और जब गांधी जी इस मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था, अरेस्ट हुआ था, तो देन एक पर्सन था जिसका नाम था अब्बास तायब जी। क्या नाम था? अब्बास तायब जी। इसने मूवमेंट का चार्ज लेकर आगे बढ़ाया। ठीक है, राइट, समझ आया। अब नेक्स्ट क्या है, जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कब हुआ था? 1919 में। ये बेसिकली रोलाट एक्ट आता है, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक एक्ट जिसको ब्लैक एक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये कहा गया था कि इंडिया के लोग एक साथ चार जमा नहीं हो सकते हैं, ना किसी जगह पे मूव कर सकते हैं। और इसी एक्ट के तहत क्या किया गया था, तो यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। इंडिया के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। और अमृतसर के दो नेशनलिस्ट लीडर्स, एक था सत्यपाल मलिक एंड नेक्स्ट वाज सैफुद्दीन किचलू। कौन था? गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कौन कौन था बताओ, बताओ कौन कौन था? एक था क्या, कौन? सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक। और कौन था उसके साथ, कौन था? सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू था इसके साथ। इन दोनों को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन अब जो अमृतसर के लोग हैं वो क्या एक जगह पे जमा होकर इस चीज के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब लोग जमा हुए, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां का एक बंदा जनरल डायर, वो आता है, लोगों पे क्या गोलियां चला देता है। तो उसी इवेंट को हम कहते हैं क्या? जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, देन क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं, डेट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1942। अगेंस्ट टू होम? ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट इस मूवमेंट को चलाया गया था। ठीक है, देन इज साइमन कमीशन अराइवल। साइमन कमीशन जिसको बनाया गया था 1927 में, लेकिन ये इंडिया में पहुंचता है क्या? 1928 में। और इस साइमन कमीशन को हम कहते हैं क्या? व्हाइट कमीशन। क्या कहते हैं? व्हाइट कमीशन। क्योंकि इसमें जो मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स का ये कमीशन था, जिसका हेड कौन था? सर जॉन साइमन। ठीक है, लेकिन इसीलिए हम इसको व्हाइट कमीशन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सभी बंदे थे वो अंग्रेज थे। और इसका काम क्या फिक्स किया गया था? इसको यहाँ पे आना था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने के लिए। लेकिन जो इंडिया के लोग थे, जो इंडिया के लोग थे, उनके जहन में ये बात थी कि अगर अंग्रेजों को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लानी ही लानी है, लेकिन उनको चाहिए था कि जो यहाँ के लोग हैं, जहाँ के रेजिडेंट्स ऑफ द इंडिया जो थे, उनमें से कुछ बंदों को उठा के, क्योंकि वो यहाँ वाकिफ थे हालातों से, वो कुछ चेंजेस सजेस्ट करते थे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने क्या किया इसके अगेंस्ट? उन्होंने उन्हीं लोगों को अपॉइंट किया है जिनको इंडिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। तो इसलिए जब ये कमीशन इंडिया में पहुंचा तो लोगों ने इसको प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ लिंक्ड है, वो कौन सा नेशनलिस्ट लीडर था जिसकी डेथ हुई ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन? बताओ, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ, वो लाला लाजपत राय था। किसी एग्जाम में पूछा गया था, मैंने खुद देखा है ये पेपर। ठीक है, तो ये कब आया था इंडिया? 1928 में। तो आपको समझ आया कि ये थे क्या। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द आंसर। ठीक है, राइट। अब हम आंसर की ओर देखेंगे, जस्ट एक सेकेंड। तो सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कब हुई थी? 1930 में। डेट मीन्स का फर्स्ट का होगा 3, यहाँ पे देखो फर्स्ट का 1, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट का 3, फर्स्ट का 3, फर्स्ट का 4, ये दोनों ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
जलियांवाला बाग मैसेकर, डेट मीन्स 1919 को सेकंड का होगा फर्स्ट, सेकंड का होगा फर्स्ट, यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, दोनों को कंटिन्यू करना है। थर्ड क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, थर्ड का होगा टू, थर्ड का होगा टू, तो दिस वन बी विल बी करेक्ट, यहाँ पे थर्ड का टू है, ठीक है, तो सी ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आप देखो कि लेवल क्या थी, 5 हिस्ट्री के 5 मेन टॉपिक्स हैं ऑफ द मॉडर्न इंडिया, मेन टॉपिक्स, उनको पांचों के एक साथ मिलाकर क्वेश्चन बनाया गया था, मार्क एक था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जहन में रखना है ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि नोट्स बनाओ, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने, अब हमें बोलना है कि ये क्या है, सही है ये गलत है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हरापा सिविलाइजेशन भी हम कहते हैं, ब्रोंज एज भी कहते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट नेम से जाना जाता है। इंडस वैली इसलिए कहा जाता है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो इसके मेजर सिटीज थे, हरापा था, मोहनजोदारो था, ये लोकेटेड थे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, इसलिए इंडस सिविलाइजेशन इसको कहा गया था। हरापा सिविलाइजेशन इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो इसकी फर्स्ट साइट थी दैट वाज हरापा, ठीक है, और उसके बाद उसको ब्रोंज एज भी कहा जाता था क्योंकि उसमें ब्रोंज ये एलिमेंट यूज किया जाता था जो टिन और कापर को मिक्स करने के बाद बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, वरना अगर हम देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इट वॉज प्रीडोमिनेटली ए सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट, दो द प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। देखो क्या कहता है, इट वॉज प्रीडोमिनेटली ए सेक्युलर स्टेट, इसके सिविलाइजेशन जो थी ये एक सेक्युलर सिविलाइजेशन थी, क्योंकि हमें थोड़े से रेफरेंसेस मिलते हैं रिगार्डिंग द रिलीजन। वहाँ पे गॉड पुष्पावती को क्या ये उसकी इबादत की जाती थी, उसको उसका पूजा किया जाता था, उसको लोग गॉड मानते थे, ठीक है। तो अब ये कहा जाता है कि वो सेक्युलर थे, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट। एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड द नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया, और उसके टाइम पे कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग होती थी इंडिया में। ये देखो उसकी लेवल क्या थी, कितना आगे वो लोग थे। हालांकि वो फिर इसके बारे में ये डिबेट है कि अगर वो इतनी फ्लोरिश्ड सिविलाइजेशन थी देन वो एंड क्यों हो गई, कौन से रीजंस बने वो अलग चीज़ है। कुछ कहते हैं कि फ्लड्स आ गए वगैरह वगैरह, इसके रिलेटेड थ्योरीज हैं, वहाँ हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप यहाँ सोचें कि कहा जाता है कि उस टाइम पे यहाँ पे कॉटन बनाया जाता था, और ये सही भी है, हमारे पास रेफरेंसेस है, मेहरगढ़ से हमें कॉटन की रेफरेंसेस मिल रही है, ये एक साइट थी मेहरगढ़। तो आंसर क्या होगा बताओ, बोथ 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर, दोनों सही है, दोनों सही है रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। चलते हैं आगे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्या है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ सार्क, इनमें से कौन सी एक कंट्री फाउंडिंग मेंबर ऑफ सार्क नहीं है, सार्क का मेंबर इनमें से कौन सी एक कंट्री नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी फुल मीनिंग है, ठीक है, फुल फॉर्म है, ठीक है, जिसको बनाया गया था कब, 8 दिसंबर 1985 में, कहाँ पे, ढाका, दैट्स द बांग्लादेश, बांग्लादेश। लेकिन आफ्टर द स्पेंडिंग 2 years इसको शिफ्ट, इसका जो हेड क्वार्टर शिफ्ट है वो शिफ्ट किया गया था कहाँ पे बताओ, नेपाल में, काठमांडू नेपाल, आज उसका हेड क्वार्टर वहीं पे लोकेटेड है। लेकिन उस टाइम जो सभी मेंबर्स हैं इसके, दैट इज द टोटल कितने मेंबर्स है, 8 मेंबर्स। कौन कौन से है, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। लेकिन अब यहां से भी क्वेश्चन निकाला जाएगा, दैट इज द कौन सी लेटेस्ट कंट्री है जिसने सार्क के साथ ज्वाइन किया है, दैट कंट्री इज अफगानिस्तान। कौन कंट्री है, अफगानिस्तान, जिसने
कब? 2007 में ज्वाइन किया है। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री इसकी मेंबर नहीं है। तो बताओ, मैंने 8 कंट्रीज आपके साथ शेयर किए हैं, तो म्यांमार का नाम मैंने आपको नहीं कहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? म्यांमार। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज लेवल। देखो क्वेश्चन की क्या है, इसी हिसाब से आपको प्रेपरेशन भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स। फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ मैच करना है और फिर देन वी हैव टू गिव द आंसर। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट इज पुअर्टी रिडक्शन प्रोग्राम। वो कौन सी स्कीम थी या वो कौन सा प्रोग्राम था जिसका मकसद था क्या? पुअर्टी, गरीबी हटाना। बताओ इनमें से कौन सा हो सकता है? क्या वो एमडीएम हो सकता है, इंदिरा आवास योजना हो सकती है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन या एमजी मनरेगा? कौन होगी? मनरेगा। डेट इज द 1 को 4 होगा आंसर। 1 का क्या होगा? 4। तो पहले हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, हमें भी इजी लग जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट का क्या होगा? 4। फर्स्ट का 4 ए में है और फर्स्ट का, तो बी और सी कैंसिल हो जाएंगे, बी और सी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? होम एंड डेवलपमेंट स्कीम। होम एंड डेवलपमेंट स्कीम, डेट मीन्स कि इंसानों के डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्कीम लाई गई थी? यहाँ पे डेवलपमेंट क्या, ये मतलब नहीं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहले ह्यूमन को खुद डेवलप होना है। डेट मीन्स कि वी हैव टू प्रोवाइड देम बेस्ट फूड। वो फूड हमें उसको प्रोवाइड करना है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, जिसमें उसकी क्या फिजिकल जो अपीयरेंस वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो दैट दिस इज रिलेटेड विद द एमडीएम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स इज एसोसिएटेड विद द एमडीएम, मिड डे मील प्रोग्राम, जो जम्मू एंड कश्मीर में 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी और आजकल भी हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में ये एमडीएम दिया जाता है। तो सेकंड का होगा फर्स्ट, सेकंड का होगा फर्स्ट, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर रहेगा। देन थर्ड, सोशल असिस्टेंस स्कीम। सोशल असिस्टेंस स्कीम, आप बताओ इसका क्या आंसर होगा? 3 का होगा, बताओ। नेशनल ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देन फोर्थ, मिनिमम नीड स्कीम, तो ये होगा इंदिरा आवास योजना, और इस योजना के तहत ये कहा गया है कि वी हैव टू प्रोवाइड हाउसेस टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी मकान, लोगों को मकान प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज इन विच फील्ड इज द कलिंगा अवार्ड गिवन। कलिंगा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? बताओ। तो ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है, और कौन देता है? डेट द यूनेस्को, UNESCO, और इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत आप भी करो। ठीक है, क्योंकि आपकी कमेंट, आपका शेयर, आपकी लाइक और आपका सब्सक्राइब, ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है, ये हमारे लिए। ये आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की। ठीक है, फॉर वी पीपल, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसको नया चेयरमैन बनाया है? जिसको बनाया था 2024 में, ऑन डेट वाज 30 जून। बताओ कौन था? होमवर्क रखेंगे या आंसर बताऊंगा? डेट वाज सिद्धार्था, सिद्धार्था मोहन। ठीक है, मोहने, सिद्धार्था मोहने वाज था, जिसको क्या न्यू चेयरमैन बनाया गया था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। इनमें से बताना है कि प्रीएम्बल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रीएम्बल के बारे में कौन सा करेक्ट है? ये जो प्रीएम्बल है ना, इसको हम कहते हैं प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मतलब क्या है? जब हम कोई बुक लाते हैं ना मार्केट से, उसका जो प्रीफेस होता है, वहाँ पे उस बुक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, समरी होती है, समरी हम कहेंगे, क्योंकि ये इस बुक में क्या हमें आइडिया मिल जाता है कि इस बुक में होगा क्या। तो इसलिए इसको प्रीफेस कहा जाता है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हमें आइडिया होता है
पूरी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होती है, लेकिन हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये किस चीज़ के रिलेटेड है। और इसी प्रेम्बल को देख के जब हम पढ़ेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि किन किन चीज़ों की जिक्र वहाँ पे हो जाएगी। तो इसीलिए क्या इसको प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और इतना ही नहीं, एक पर्सन है जिसका नाम है टी.डी. बारगा। क्या नाम है उसका? टी.डी. बारगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाओ। जिसने कहा कि ये क्या है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रूह है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। और एक पर्सन और था जिसका नाम था के.एम. मुंशी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना इनको। के.एम. मुंशी, उसने कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी कार्ड है। दैट मीन्स क्या मतलब है कि अगर हम इसको देखेंगे हमें पूरी इंफॉर्मेशन गेन हो जाएगी कि हमें पढ़ना क्या है, हमें किन चीज़ों से का ध्यान रखना है। इसमें आइडेंटिटी कार्ड है ये हमारे लिए। जब हम इंडिया कंट्री को किसी जगह पे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई प्रीफेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का देखेगा, ही विल नो व्हाट वी आर, हम कौन लोग हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी कार्ड है किसका, और जो किसने प्रोवाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और उस टाइम उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते थे। और एक कंसेप्ट हमने कहाँ से लाया है? हमने कहाँ से लाया है? यूएसए से। ठीक है, कहाँ से लाया है? यूएसए से। तो अब हम पॉइंट्स देखेंगे पहले। द प्रियम्बल इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल। कॉन्स्टिट्यूशन ये एक पार्ट है किसका? सॉरी, प्रियम्बल ये एक पार्ट है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन दिस इज नॉट लीगली लीगली एनफोर्सेबल। लेकिन हम इसको एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, ये सही है। ठीक है, हम अगर कोई बंदा जो इसमें लिखा होगा उस पर अमल नहीं करेगा, हम उसके लिए क्या कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उसको एनफोर्स नहीं कर सकते हैं उस पर। ठीक है, तो पार्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वर एडेड टू द प्रेम्बल बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये गलत है। हमने ऑफ कोर्स ये वर्ड क्या किया है, ऐड किए हैं। एक तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये वर्ड हमने ऐड किए हैं किसमें? इसी प्रेम्बल में। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था डेट वाज द 44th, इसके बारे में हमने अभी बात की है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, जो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1978 में। और इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस उसमें लाई गई थी इस एक्ट के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंदा भारती केस 1973 हेल्ड दैट द प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक केस हो जाता है 1973 में, उस केस का नाम क्या है? केशवानंदा भारती केस। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह आर्डर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेम्बल सॉरी पार्ट है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड। तो किसमें ये है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज द बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया? अच्छे से समझ आया आपको? ठीक है ना? तो अगर समझ आया तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, इसकी लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमेशा होती ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज मैच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स विद देयर स्लोगन्स आर टैग लाइनर्स। अब हमारे पास कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम रखे गए हैं। अब हमें बताना है क्या उनका स्लोगन या उनका टैग लाइन क्या था। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान टाइम्स। थर्ड इज द इंडियन एक्सप्रेस। फोर्थ इज स्टेट टाइम्स न्यूज़पेपर। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1838 में। ये एडिशनल है, इसको याद रख लेना। लेकिन इसकी जो स्लोगन थी, दैट वाज द लेट ट्रुथ प्रिवेल। क्या थी? लेट ट्रुथ प्रिवेल। दैट मीन्स क्या? फर्स्ट का होगा 4। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट का 4 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, फर्स्ट का 4 ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। लेकिन हमें और भी ये पार्ट्स देखने हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1924 में। और इसकी जो स्लोगन थी क्या था? फर्स्ट वॉइस लास्ट वर्ड्स। फर्स्ट वॉइस लास्ट वर्ड्स। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। देन इंडियन एक्सप्रेस, इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1931 में। और इसकी स्लोगन क्या थी? जर्नलिज्म ऑफ करेज। ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। देन स्टेट टाइम्स न्यूज़पेपर, इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1996 में। याद रख लेना। ठीक है, 1996 में। एंड जो इसकी टैग लाइन थी या स्लोगन था, डेट वाज अ बोल्ड वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी
क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत डेप्थ में पूछे गए थे, इसलिए जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना है, डेप्थ जाकर पढ़ना है। अगर टाइम लग जाएगा लेकिन जितना पढ़ोगे उतना क्या इजी बनता जाएगा आपके लिए। ऐसा नहीं करना है कि कहीं जगह पे एमसीक्यू बुक लाई तो सिर्फ इसी को देखना है, नहीं। हाँ, प्रैक्टिस करनी है उन पे भी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, एमसीक्यू वही निकालता है जिसकी बेसिक्स क्लियर होते हैं, जिसने पढ़ा होता है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर एग्जाम में ये कहा जाता है कि अप टू स्पेंडिंग 2 or 3 years, मान रेयर ऐसे देखो कि रेयर केसेस में सिलेक्शन हो जाती है। जो बंदा 5-6 महीनों में ये कर रहा है कि फिर उसकी जॉब लग जाएगी, रेयर केस होता है वो। लेकिन जो बंदा 2-3 साल ये मांग ही रहा है, अगर कोई उसने स्टार्ट की है, स्टार्टिंग में उसका फर्स्ट ईयर है, ठीक है, तो इट इज़ बेटर फॉर हिम अपनी बेसिक्स क्लियर कीजिए पहले, तो देन स्टार्ट गिविंग द एग्जामिनेशन। ये नहीं कि मैंने स्टार्ट किया है, मैं कोई एमसीक्यूज का बुक लाऊंगा तो मेरा एग्जाम हो जाएगा, नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, जितना भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। आप ये पेपर देखो कितने डेप्थ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब एमसीक्यू आपने पढ़े होंगे तो सेम एमसीक्यूज आपको कहाँ पे मिलेंगे? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। ठीक है, तो तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज आर करेक्ट। अब जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इसके बारे में कुछ ऑप्शंस रखे गए हैं, अब हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट क्या है? द प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गलत है, सीधी सी बात है। हमें पता है कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, वो रियल हेड है ही नहीं, ना स्टेट का ही और ना गवर्नमेंट का ही, तो ये हो जाएगा गलत। क्या होगा? गलत। ठीक है, देन पार्लियामेंट इज सुप्रीम। बताओ ये सही है या गलत है? पार्लियामेंट इंडिया में कहाँ से सुप्रीम होगा? फिर अगर ऐसा होता तो पार्लियामेंट जो भी ला पास करता उसकी वो वैल्यूबल था, लेकिन नहीं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या फिक्स किए हैं? वेज पार्लियामेंट के पावर्स फिक्स किए हैं। किसके? पार्लियामेंट के। दैट मीन्स ये इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नॉट द पार्लियामेंट। ये भी गलत है। हमें क्या पता है करेक्ट कौन सा है? ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में लिखा गया है क्या? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसने इस पर्टिकुलरली इस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को क्या कहा था? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा था? उसको मालूम था कि टाइम आने वाला है, कंट्राडिक्शन रेज होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाहिद ऐसी बॉडी होगी जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसकी हिफाजत करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिफाइबल एंड जस्टिसेबल। इसका मतलब क्या है? ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है हमारे पास, जो आर्टिकल किस में लिखे गए हैं, फ्रॉम 36 to 51, ये जस्टिसेबल है। डैट मीन्स कि अगर कोई बंदा उन पे अमल ना करे, ये पहले मैं ये समझाता हूँ जस्टिसेबल का मतलब क्या है। अगर कोई बंदा किसी, अगर जस्टिसेबल हमें डिफाइन करना होगा, हम ये कहेंगे कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बात जस्टिसेबल बनाया है, तो फिर अगर कोई बंदा उस पर काम ना करे तो उसके अगेंस्ट हम क्या कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर हम ये काम नहीं कर सकते। हाँ, फंडामेंटल राइट्स पे अगर कोई फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो जाता है, हम उसके लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं। लेकिन रिगार्डिंग द किनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें ये इजाज़त कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट। तो ओनली थर्ड हमारा आंसर होगा। तो डीपीएसपी जो है ये हमने किस पार्ट में रखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, फ्रॉम द आर्टिकल 36 to 51। बेसिकली हमने ये कहाँ से लाए हैं? हमने ये कंसेप्ट कहाँ से लाया है? एयरलैंड से। एयरलैंड से हमने ये कंसेप्ट लाया है, लेकिन एयरलैंड का ये अपना कंसेप्ट था ही नहीं। एयरलैंड ने भी किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से लाया था। डेड कॉन्स्टिट्यूशन वाज द स्पेनिश। स्पेन से एयरलैंड ने भी इस चीज़ को बारो किया, तो हमने भी वहाँ से
इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया है, क्योंकि आप सभी को पता है हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट डिफरेंट अच्छे रूल्स, डिफरेंट डिफरेंट अच्छे लॉज जो आउटसाइड द वर्ल्ड चल रहे थे, वहीं से हमने क्या गैदर करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिए वो चीज़ें। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन किस तरह पूछे गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेजेस विद देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स वेयर दे आर प्रीडोमिनेंटली स्पोकन। अब हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस दिए गए हैं, अब हमें बताना है कि इन लैंग्वेजेस को किस किस स्टेट में क्या बोला जाता है। तो फर्स्ट इज कोंकणी। कोंकणी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है बताओ। तो इसको गोवा में बोला जाता है, गोवा पीपल, ये वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो फर्स्ट का होगा फोर, फर्स्ट का होगा फोर। यहाँ पे देखो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी, तो आंसर होगा बी ऑप्शन, लेकिन देखना तो बाकी भी है। डोगरी, जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड का होगा फर्स्ट, सेकंड का होगा फर्स्ट। ठीक है, देन खासी, बताओ खासी कहाँ बोली जाती है। गैरो खासी एंड जयंती हिल्स ऑफ मेघालय, याद आया, वहाँ पे वो ट्राइब रहते हैं और वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, खासी ट्राइब आर यूजिंग द खासी लैंग्वेज, डेट इज द मेघालय। देन मैथिली कहाँ पे बोली जाती है, ऑप्शन बचा है बिहार, तो ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इज आर नॉट करेक्ट, सॉरी नॉट करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, अब हमें बताना है क्या कौन सा गलत है, हमें गलत बताना है कौन सा है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ये चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का, दैट मीन्स ये लीगल मैटर देखता है कौन, गवर्नमेंट के। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्या है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज, टू बी अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट, टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई गई है पहले। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता ही करता है, ये सही है। ठीक है, लेकिन उसको अपॉइंट करने के लिए क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो उसकी क्या होनी चाहिए, वो एक हाई कोर्ट का जज, उसने एक्सपीरियंस हासिल की होगी। डेट मीन्स कि वो पहले किसी हाई कोर्ट का जज रहा होगा। उसको अपॉइंट करना है किस पोस्ट के लिए, अटॉर्नी जनरल के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, ये सही है, तो इसको हम टिक करेंगे। देन ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, वो कंट्री के किसी भी कोर्ट में जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, ही हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये भी सही है, वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में बैठ सकता है। लेकिन अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस की गई है, सपोज अब बिल के जो वोटर्स है इक्वल नंबर पे उसको लागू करना चाहते हैं और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन उसको क्या अगेंस्ट है, लेकिन ये जो अटॉर्नी जनरल साहब वहां पे बैठा है उसका राइट नहीं है कि वो किसी के हक में वोट नहीं दे सकता है, लेकिन वो सुन सकता है वहां पे, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन हर किसी चीज की रखनी ही रखनी है। तो इट इज द मैंडेटरी फॉर हिम टू स्टे देयर एंड लिसन द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, ही हैज द फिक्स टेन्योर, ये गलत है, उसका टेन्योर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 76 में लिखा है। कौन इसको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, लेकिन उसका जो टेन्योर होता है ना वो फिक्स नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट की चॉइस पे होता है डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये जो अटॉर्नी जनरल है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो पोस्ट जिसकी रेफरेंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ओनली फोर ऑप्शन विल बी रॉन्ग, क्योंकि हमें रॉन्ग ऑप्शन कहा गया था। कौन सा ऑप्शन कहा गया था, रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आगे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 2024 which spacecraft successfully retrieved lunar samples from the far side of the moon। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था जिसने सक्सेसफुली हमारे पास लूनर सैंपल्स भेजे हैं, जो उठाए उसने किसे, फार साइड ऑफ द मून, मून का जो दूर वाला हिस्सा है वहां से उठाए थे उसने। तो इसका नाम था चेंज 6। क्या था, चेंज 6। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर डिड द राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट केम इनटू फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में
आरटीआई सॉरी एक्ट कब एनफोर्स किया गया था? तो इसको 2009 में एनफोर्स किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इन स्टेटमेंट्स को हमें देखना है। फर्स्ट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर वाज ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू एंड कश्मीर को क्या स्पेशल स्टेटस मिला था? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 370 के तहत। ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। देन रीजन में क्या है? आर्टिकल 370 अलाउड जम्मू एंड कश्मीर टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी आर्टिकल ने जम्मू एंड कश्मीर को ये पावर दिया था कि आपके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, एंड देन एंड ऑटोनॉमी ओवर ऑल द मैटर्स एक्सेप्ट, और आपका ऑटोनॉमी होगी, दैट मीन्स क्या? आपका पूरा कंट्रोल होगा बाकी सारे इश्यूज पे, बाकी सारे लॉज पे, एक्सेप्ट किस किस के बगैर? डिफेंस के बगैर, फॉरेन अफेयर्स के बगैर, फाइनेंस के बगैर एंड कम्युनिकेशंस के बगैर। तो ये भी सही है। दैट मीन्स रीजन भी, असर्शन भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज हु प्रोबेबली इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट। डोगरी स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट किया था? किसने किया था? वो किया था शक्तिकरण ने। वो किया था शक्तिकरण ने। ठीक है, चलते हैं आगे। तो तो क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लाइमेट ऑफ जम्मू। जम्मू के क्लाइमेट के बारे में कुछ सेंटेंसेस है। अब हमें बताना है क्या? इनको देखो, फिर हमें करेक्ट बताना है, करेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट क्या है? कश्मीर वैली इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न जम्मू। ये सही है, क्योंकि नॉर्दर्न जम्मू में हमें कौन से शिवालिक्स देखने को मिलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कश्मीर का ये जो क्या है क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस है उस एरिया में भी। ठीक है, ये सही है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? साउदर्न प्लेन्स ऑफ जम्मू एक्सपीरियंस टेम्परेट क्लाइमेट। जम्मू के जो साउदर्न एरिया के प्लेन्स जो हैं वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है। नहीं, वहाँ पे टेम्परेट नहीं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। कौन सा है? सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। अब आप बताओगे कि ये टेम्परेट क्लाइमेट होता क्या है? टेम्परेट क्लाइमेट बेसिकली उसमें जो समर होता है ना, समर वो हॉट प्लस ह्यूमिड होता है, हॉट प्लस ह्यूमिड होता है। लेकिन जो विंटर होते हैं वो कोल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें जम्मू के साउदर्न प्लेन्स में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसके बदले हमें जम्मू के उन रीजन्स में क्या देखने को मिलता है? हॉट समर्स तो है, लेकिन विद माइल्ड माइल्ड विंटर्स। इसलिए कश्मीर के मैक्सिमम लोग कहाँ जाते हैं विंटर में? जम्मू में, क्योंकि वहाँ पे उतनी ये सर्दी नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अब हमें क्या बताना है, करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट इज ओनली वन, करेक्ट इज ओनली वन। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देखो किस तरह पूछे गए हैं इस ईयर के एग्जाम में। तो अब क्या करना है? इसी तरह अपनी प्रिपरेशन डेप्थ में लेके जानी है। ऐसे नहीं कि रैंडम क्वेश्चन उठाए तो एमसीक्यूज पढ़े तो भागे, नहीं, कंसेप्ट भी अब पढ़ना है। ठीक है, तो लिस्ट वन में क्या है? एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट लेजिस्लेचर इन जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में कब लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश किया गया था और किसने किया था? द पर्सन वाज हरीश सिंह। तो एक का होगा टू। और कब किया था? 1934 में। और उस टाइम उस लेजिस्लेचर को क्या कहा जाता है? प्रजा सभा, प्रजा सभा ये कहा गया था किसको? उस लेजिस्लेचर को। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कौन था? बताओ। गुलाम रसूल रंजो को सेकंड का होगा फर्स्ट। ठीक है, देन फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन था? शिव नारायण जी। तो आंसर क्या होगा हमारा? तो फर्स्ट का होगा कौन सा? सेकंड। फर्स्ट का होगा सेकंड, दैट मीन्स ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड का होगा फर्स्ट, सेकंड का होगा सेकंड का होगा फर्स्ट, सेकंड का होगा फर्स्ट, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये ऑलरेडी कैंसिल हुआ है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जीएस के इतने ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। आई होप अगर आप तक वीडियो पहुंचा है, आपने देखा भी है आप, ठीक है, तो आप
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है? और चैनल को लाइक भी करनी है, सब्सक्राइब भी करनी है, कमेंट भी करनी है, ठीक है? और यही हमारी मोटिवेशन हो रही है। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी होगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।